गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMEET में लेक्चर नंबर 5। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लानिंग के बारे में। हमने प्लानिंग कर ली थी कंस्ट्रक्शन की, कैसे कैसे क्या क्या प्लान करना है। फिर हमने शेड्यूलिंग के बारे में भी पढ़ा था। शेड्यूलिंग का हम कुछ पार्ट्स पढ़ चुके थे। एंड हम पढ़ेंगे फैक्टर हेल्प इन शेड्यूलिंग। कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं शेड्यूलिंग में। परियोजना के विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि निम्नलिखित स्रोतों से ज्ञात की जा सकती है। IS 7272 में भवन निर्माण की विभिन्न मदों के लिए श्रमिकों के श्रम दिवस मैंडेज गुणक दिए गए हैं। इन गुणकों की सहायता से श्रमिक लगाने पर उस मद के लिए निर्माण समय का अनुमान लगाया जा सकता है। यह गुणक उत्तर भारत के लिए है। तो IS 7272 एक कोड होता है जिसमें ये सारे गुणक लिखे हुए हैं। इन पर सभी चीज़ों की संभावना विस्तृत की गई है। फिर है अनुभवी अधिदर्शक अथवा ठेकेदार अपने गत कार्यों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं पर लगने वाली अवधि का ठीक ठीक अनुमान लगा लेते हैं। इसी प्रकार के पहले बनाए गए निर्माण के रिकॉर्ड से भी यह आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। संयंत्रों तथा मशीनों की क्षमता तथा प्रति घंटा प्रगति दर उनके उत्पादकों द्वारा सप्लाई के समय उपलब्ध कर दी जाती है। फिर है अनुसूचन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग। हमने प्लानिंग का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। सिविल परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित अनुसूचियां बनाई जाती हैं। यह सभी अनुसूचियां चार्ट रूप में तैयार की जाती हैं। ठेकेदार, प्रोजेक्ट इंजीनियर इन अनुसूचियों की प्रतियां बनवाकर खंड प्रभारी निरीक्षकों को अनुपालन के लिए भेज देते हैं। निर्माण अनुसूची, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। सामग्री अनुसूची, मटेरियल शेड्यूल। श्रम अनुसूची, लेबर शेड्यूल। संयंत्र अनुसूची, इक्विपमेंट शेड्यूल। उपर्युक्त अनुसूचियां तैयार करते समय खराब मौसम अथवा अदृश्य अनियंत्रित कारणों के लिए अवधि 10 से 20% की छूट रखी जाती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय अनुसूची, फाइनेंशियल शेड्यूल भी बनाई जाती है जिससे प्रबंधकों को निर्माण परिव्यय की स्थिति स्पष्ट होती रहे। इसके बाद है हमारा निर्माण अनुसूची। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या हो सकता है। परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को इनके निर्माण क्रमण में रखकर तथा इन पर लगने वाले समय को ज्ञात करके एक चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है जो निर्माण अनुसूची कहलाती है। चार्ट द्वारा एक नज़र में सभी निर्माण क्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं और इनका अनुक्रमण समझ में आ जाता है। एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें सारी प्रविष्टियां दे देते हैं। चार्ट में बाईं ओर क्रियाओं के नाम, इनके अनुमानित परिमाण एस्टीमेट के अनुसार तथा संभावित निर्माण अवधि अंकित किए जाते हैं और दाईं ओर साप्ताहिक प्रगति अंकित की जाती है। अवधि दिनों में भी ली जा सकती है। निर्माण अनुसूची वास्तव में अन्य सूचियों के लिए आधार का काम करती है। उदाहरण जैसे पहलवानगढ़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण होना है। देखिए, अब मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट ले ली, एक हम भवन का निर्माण करेंगे तो उसका क्या क्या एस्टीमेट होगा जानते हैं। तो इसके अनुसार, एस्टीमेट के अनुसार मुख्य मदें निम्नलिखित हो सकती हैं। निर्माण स्थल की सफाई 1 दिन में। नींव में मिट्टी की खुदाई का कार्य, जब हम नींव बनाएंगे तो खुदाई का कार्य कितने दिनों में होगा, 30 मीटर क्यूब। नींव में चूना कंक्रीट 1, 6, 12, 10 मीटर क्यूब। ईंट चिनाई कार्य 1, 6, 50 मीटर क्यूब। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 10 मीटर स्क्वायर। सीमेंट प्लास्टर 1, 6 का 12 mm मोटा 220 मीटर स्क्वायर। राइट। तो परियोजना की निर्माण अनुसूची तैयार करें। उपयुक्त भवन के लिए निर्माण अनुसूची चार्ट आगे दिखाएंगे और बार चार्ट द्वारा प्रदर्शित निर्माण अनुसूची अधिक स्पष्ट होती है। यानी कि अगर हम थ्योरी वे में पढ़ें तो अगर हम बार चार्ट से हमें एक राउंड ऑफ मॉडिफाई वैल्यू मिल जाती है। फिर है मटेरियल शेड्यूल। मटेरियल शेड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। निर्माण प्रोजेक्ट पर विभिन्न सामग्री का परिमाण, आगात तथा खपत समय दर्शाने के लिए
सामग्री अनुसूची तैयार की जाती है और इसके अनुसार कार्यस्थल पर सामग्री उपलब्ध करानी होती है। सामग्री को आवश्यकता अनुसार ही निर्माण स्थल पर लाना चाहिए, अन्यथा इसके धूप, आंधी, वर्षा, बाढ़ से नष्ट बेकार हो जाने की संभावना होती है। विशेष तौर पर सीमेंट, बालू, चूना आदि की और कार्यस्थल पर जगह भी घिर जाती है। हमने ये सारी सामग्री उतनी ही लानी चाहिए जितनी यूज हो जाए। सामग्री अनुसूची निर्माण अनुसूची के आधार पर तैयार की जाती है। विभिन्न इकाई मदों के लिए सामग्री की मात्रा विभागीय दर अनुसूची शेड्यूल ऑफ रेट से ज्ञात की जाती है। यह एस्टीमेट की पुस्तकों से भी ले ली जा सकती है। राइट। फिर है सर्वप्रथम भवन निर्माण की मदों के लिए सामग्री विवरण तैयार किया जाता है। मदों के लिए प्रति इकाई विभिन्न सामग्री की खपत दर विभागीय दर अनुसूची BSR से ली जाती है। अब सामग्री विवरण के आधार पर सामग्री अनुसूची तैयार की जाती है और विभिन्न सामग्री की आवश्यकता का समय निर्माण अनुसूची से ज्ञात किया जाता है और सामग्री अनुसूची चार्ट दिया जाता है। फिर है श्रम अनुसूची, लेबर का शेड्यूल कैसे करते हैं। निर्माण कार्य पर कार्य की प्रकार तथा प्रगति की दर के अनुसार विभिन्न कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों की संख्या कार्य की प्रगति के अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है, अन्यथा कुछ श्रमिकों के पास पर्याप्त काम ना होने पर उनको देय मजदूरी व्यर्थ जाती है। श्रमिकों की आवश्यक संख्या का पूर्व ज्ञान होना चाहिए जिससे उनकी व्यवस्था हो सके। अचानक श्रमिकों को जुटाने में दिक्कत आती है। श्रम अनुसूची में निर्माण कार्य के विभिन्न समयों पर विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की आवश्यक संख्या दर्शाई जाती है। विभिन्न मदों के लिए श्रमिकों की संख्या प्रति इकाई के लिए किसी भी मानक एस्टिमेशन की पुस्तक से ज्ञात की जा सकती है। भवन निर्माण की मदों के लिए आवश्यक श्रम दिवस IS 7272 पार्ट 1 नॉर्थ जोन में भी दिए गए हैं। यह श्रम दिवस मैंडेस तालिका में दिखाएंगे आगे। क्रियाओं के लिए संभावित पूर्ति समय कॉम्प्लीशन टाइम निर्माण अनुसूची का देखा जा सकता है। श्रमिक की संख्या निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कुल श्रम दिवस = मद का परिमाण इंटू प्रति इकाई श्रम दिवस। श्रमिकों की संख्या बटे बराबर श्रम दिवस अपॉन अनुमानित अवधि दिनों में। अब निर्माण अनुसूची के अनुसार कार्य के दिनों के सामने श्रमिकों की संख्या दर्शाई जाती है। ठीक है, इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर इन्होंने एक बार चार्ट बनाकर दिखाया गया है। श्रम अनुसूची के लिए चार्ट 2.3 देखें। IS 7272 पार्ट 1 के अनुसार प्रति इकाई श्रम दिवस तालिका बनाई। इस तालिका के बारे में हम देखेंगे। देखो उन्होंने श्रम तालिका बनाई हुई है कुछ इस तरह से है। परियोजना संख्या 1 है। परियोजना का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है। क्रियाओं मदों का विवरण, निर्माण स्थल की सफाई, नींव की खुदाई, नींव में चूना कंक्रीट, ईंट चिनाई, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट प्लास्टर। एस्टीमेट परिमाण लगभग 30, 10, 50, 10, 220 इकाई। ठीक है। प्रति सप्ताह प्रगति की दर, पूर्ति के लिए आवश्यक अवधि, मास जनवरी 1986, आवा इन्होंने दे रखा हुआ। तो ये एक चार्ट उन्होंने बनाया है, बार चार्ट को लिख के समझाया हुआ। फिर सेकंड भी देखो उन्होंने यहाँ पे वही सीमेंट कंक्रीट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बन रहा है वही। ठीक है। और ये परियोजना संख्या दूसरी पर। फिर है 2.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना संख्या 1। पोर्टलैंड सीमेंट, बालू, पत्थर की गिट्टी, ईंट की रोड़ी, ईंट प्रथम श्रेणी की, मृदु इस्पात की चढ़ी। ठीक है। तो ये सारी देखो तालिका बना के उन्होंने समझाया हुआ। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे नींव की खुदाई, चूना कंक्रीट, नींव। ठीक है। नींव की खुदाई, चूना कंक्रीट, नींव, प्रबलन इस्पात तैयार करना, डूला तथा प्रबलन छड़ें बिछाना, कंक्रीट कार्य, चौखटें तैयार करना, पल्ले शटर बनाना, प्लास्टर कार्य, फर्श का आधार, चूना कंक्रीट, फिर कंक्रीट फर्श में 25 mm मोटा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का विवरण दिया हुआ है। फिर
दूसरी तारीख नींव की खुदाई, श्रम दिवस कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का देखो उन्होंने आकलन दिया है और यहाँ पे समझाया हुआ है, समझिएगा। परियोजना संख्या 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही बन रहा है। मैशन, मजदूर, भिस्ती, बढ़ई, बैलवाला, लोहार, श्रमिक, ऑप्टर। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा जो हम तैयार करते हैं वो एक बार चार्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है इक्विपमेंट शेड्यूल। बड़े निर्माण कार्यों पर विशेष मशीनें तथा संयंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए संयंत्र अनुसूची तैयार की जाती है और संयंत्र अनुसूची निर्माण कार्य प्रारंभ करने से काफ़ी पहले तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर से बाहरी संयंत्र तथा निर्माण मशीनें मंगवाने पर पर्याप्त समय लग जाता है और स्थल इंजीनियर को यह स्पष्ट पता रहना चाहिए कि किस संयंत्र की कब आवश्यकता पड़ेगी। बाहरी मशीनों को उसी समय स्थल पर लाना चाहिए जब उनसे वास्तविक रूप में कार्य लेना हो, क्योंकि अनुपयोगी काल में भी उनका व्यर्थ में किराया देना पड़ेगा। हमने मशीनों को लाके खड़ा कर लिया और मशीनों की कोई मतलब यूज़ नहीं हो रहा, अब एक महीने तक ऐसे खड़ी हुई और दूसरे महीने में उसका यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा, अधिक अपव्यय होगा। देखो परियोजना संख्या, परियोजना का नाम और मालिक। परियोजना संख्या, परियोजना का नाम और मालिक। परियोजना संख्या, परियोजना का नाम, मालिक, वर्ष, स्थल कहाँ पे है, स्थल की सफाई, बुलडोज़र, खुदाई कार्य, पावर शॉवल, कंक्रीट कार्य, कंक्रीट मिक्सर, सड़क कार्य, रोड लोडर। कुल संख्या 1 1 2 1। तो इस तरह से हमें एक बार चार्ट जनरेट कर लेना चाहिए। फिर है निर्माण क्रियाओं के लिए आयोजन तथा अनुसूचन की विधियाँ। मेथड्स ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब्स। मध्यम व बड़ी परियोजना पर आयोजन तथा अनुसूचन के लिए निम्नलिखित उन्नत विधियाँ अपनाई जाती हैं। चार्टों द्वारा और नेटवर्क द्वारा। दो विधियाँ हैं, एक हमारी चार्टों द्वारा है और दूसरी है हमारी नेटवर्क द्वारा। पट्टी या बार चार्ट, संशोधित माइलस्टोन बार चार्ट, क्रांतिक पद विधि, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM और कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण विधि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स PERT। बार चार्ट का वर्णन अनुच्छेद अनुसूचन की नेटवर्क तकनीकी के लिए। ठीक है, तो ये सारी विधियों को हमें देखते हुए वर्क करना चाहिए। फिर है बार चार्ट द्वारा आयोजन तथा अनुसूचन। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बाय बार चार्ट। पट्टी या बार चार्ट या गैंट चार्ट। परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को चित्र रूप में प्रदर्शित करने से निर्माण कार्यों की प्रगति पर नज़र रखने से अधिक स्पष्ट व सुविधा रहती है। अतः क्रियाओं को प्रारंभ करने से समाप्ति तक की अवधि को समय के पैमाने पर एक क्षैतिज पट्टी के रूप में चार्ट पर दिखाया जाता है और पट्टी का बायां छोर क्रिया का प्रारंभ तथा दायां छोर इसका समापन समय दर्शाता है और समय घंटों, दिनों, सप्ताहों या महीनों किसी में भी लिया जा सकता है, परंतु एक चार्ट में सभी क्रियाओं की समय की इकाई एक ही ली जानी चाहिए। इस विधि को 1900 के लगभग श्री हेनरी गेट ने विकसित किया था तथा इसको बार चार्ट अथवा गैंट चार्ट भी कहते हैं। बार चार्ट में कार्य की प्रगति भी आयोजित प्रगति के संग संग दिखाई जा सकती है, अतः प्रोजेक्ट की प्रगति अथवा विलंब के बारे में तुरंत पता लगता रहता है। फिर है निर्माण अनुसूचन, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के लिए बार चार्ट अधिक सुविधाजनक रहता है। मुख्य बातें, बार चार्ट संबंधी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पट्टी बार ग्राफ पर क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं खींची जाती है। पट्टी बार की लंबाई क्रिया की अवधि दर्शाती है। पट्टी की मोटाई का कोई महत्व नहीं है। बार का बायां छोर क्रिया को प्रारंभ करने का समय तथा दायां छोर समाप्त करने का समय दर्शाता है। ग्राफ पर क्रियाएं ऊर्ध्वाधर अक्ष तथा इनके लिए वांछित अवधि क्षैतिज अक्ष पर दिखाए जाते हैं। बार चार्ट पर आयोजित प्रगति के साथ साथ कार्य की वास्तविक प्रगति भी दिखाई जाती है। आयोजित प्रगति की बार ऊपर तथा वास्तविक प्रगति की बार इसके ठीक नीचे सटाकर खींची जाती है। दोनों बारों की पहचान के लिए इनको अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है
और आयोजित प्रगति को काले रंग में तथा वास्तविक प्रगति को लाल रंग में दर्शाया जा सकता है, अथवा ऊपर वाली पट्टी में हैचिंग तथा निचली पट्टी में स्याही भर दी जाती है। फिर बार चार्ट पर समय का अनुसूचन किया जाता है। मदों के परिमाण की पूर्ति दर अंकित नहीं की जाती। चार्ट पर परियोजना से संबंधित मुख्य क्रियाओं को ही दिखाया जाता है। बहुत अधिक क्रियाएं दिखाने पर चार्ट आकार बड़ा हो जाता है, जो असुविधाजनक रहता है। बार चार्ट विधि छोटे तथा मध्यम प्रकार के निर्माण कार्य पर अधिक अपनाई जाती है। बड़े कार्यों के लिए यह इतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होती। आयोजित अवधि एंड वास्तविक अवधि। बार चार्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर के कार्यालय में रखे जाते हैं और निर्माण स्थल से पर्यवेक्षक कार्य सहायक प्रतिदिन की कार्य प्रगति आंकड़े प्रेषित करते रहते हैं, जिसको बार चार्ट पर उतार लिया जाता है। ठीक है। पहलवानगढ़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन का निर्माण होना है। एस्टीमेट के अनुसार मुख्य मदें निम्नलिखित हैं। बार चार्ट के रूप में निर्माण अनुसूची तैयार करें। ठीक है, देखो उन्होंने निर्माण नींव की खुदाई, मिट्टी की खुदाई, नींव में मिट्टी खुदाई कार्य, नींव में चूना कंक्रीट, ईंट चिनाई कार्य, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट प्लास्टर। राइट। परिमाण कितने दिन में, परिमाण दिन। उपर्युक्त क्रियाओं का अनुक्रमण इस प्रकार रहेगा कि नींव की खुदाई का कार्य तुरंत आरंभ किया जा सकता है। आगे आगे नींव खुदाई होती जाएगी और इसके पीछे पीछे कंक्रीट डालने का कार्य भी प्रारंभ किया जा सकता है। यानी हमने नींव की खुदाई के तुरंत बाद हम कंक्रीट का कार्य कर सकते हैं। चिनाई तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की क्रियाएं एक दूसरे के बाद चलेंगी। सीमेंट प्लास्टर का काम अंत में किया जाएगा। बार चार्ट पर दिखाया गया है। चार्ट में आयोजित प्रगति हैचिंग रेखाओं द्वारा तथा वास्तविक प्रगति उसके नीचे काली पट्टी में दिखाई गई है। चार्ट देखते ही ज्ञात हो जाता है कि नींव खुदाई कार्य की प्रगति अच्छी रही और कंक्रीट कार्य की प्रगति संतोषजनक रही तथा चिनाई कार्य की प्रगति आयोजन से कम रही। फिर है बार चार्ट के लाभ, एडवांटेज ऑफ बार चार्ट। गैंट के बार चार्ट में के लाभ निम्नलिखित हैं। सरल चित्रण। बार चार्ट खींचना तथा इसे समझना अत्यंत सरल है। एक सामान्य अधिदर्शक भी इसे शीघ्रता से बना लेता है और समझ सकता है। क्रियाओं की स्पष्टता। विभिन्न क्रियाओं के लिए निर्धारित पूर्ति अवधि चार्ट से स्पष्ट हो जाती है। प्रगति की तुलना, क्योंकि क्रियाओं की वास्तविक प्रगति आयोजित प्रगति के साथ ही दिखाई जाती है, अतः चार्ट देखते ही किसी कार्य के पिछड़ने, संतोषजनक रहने, आगे बढ़ने का ब्यौरा मिलता रहता है। क्रियाओं का संबंध। चार्ट पर विभिन्न क्रियाओं की आपसी तुलना तथा संबंध का पता आसानी से लग जाता है। संशोधन में सरलता। चार्ट को संशोधित करना तथा अद्यतन रखना बड़ा आसान है। बार चार्ट की परिसीमाएं अथवा कमियां। लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। देखो उन्होंने यहाँ पे बार चार्ट बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम वही है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नींव की खुदाई, नींव में चूना कंक्रीट, ईंट चिनाई, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट प्लास्टर। परिमाण इकाई, अनुमानित समय दिनों में। ठीक है, देखो इन्होंने पूरा जनवरी माह में रिपोर्ट की थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण प्रगति का दर्शाना। बार चार्ट पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति नहीं दर्शाता, अतः यह प्रगति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाता। उपक्रियाओं का ठीक चित्रण ना एक मुख्य क्रिया से जुड़ी हुई कुछ उपक्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होना अति आवश्यक है। जैसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक निम्नलिखित उपक्रियाएं पूरी न हो जाएं। सामग्री की सप्लाई, अवयव की फर्माबंदी, प्रबलित सीमेंट का मोड़ना तथा बिछाना, कंक्रीट डालना, फर्माबंदी हटाना, तराई करना। परंतु बार चार्ट में यह सभी क्रियाएं एक ही बार द्वारा दिखाई जाती हैं। यदि किसी उपक्रिया में देरी होती है तो मुख्य क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, अतः परियोजना पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता।
ठीक। फिर है हमारा परस्पर निर्भरता का अभाव। बार चार्ट से विभिन्न क्रियाएं बार चार्ट से विभिन्न क्रियाओं की परस्पर निर्भरता का ज्ञान नहीं हो पाता और कौन सी क्रिया किस क्रिया से पहले अथवा बाद में चलेगी, बार चार्ट से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और विशेष तौर पर जब परियोजना में ढेर सारी क्रियाएं हों तो छोटे निर्माण कार्यों पर तो क्रियाओं की परस्पर निर्भरता आसानी से याद हो जाती है। फिर है हमारा क्रांतिक क्रियाओं का गौर रह जाना। बार चार्ट से यह पता नहीं लग पाता कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रांतिक हैं और जिसके निर्धारित समय पर पूरा ना होने के कारण प्रोजेक्ट के समाप्ति समय में भी विलम्ब हो जाएगा। और इस सूचना के अभाव में सामान्यतः प्रबंधक सभी क्रियाओं पर समान रूप से ध्यान देता है। असुविधाजनक चार्ट क्रियाओं की संख्या अधिक हो जाने पर अथवा लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं से बार पट्टी की लंबाई अत्यधिक हो जाती है। इससे बार चार्ट का आकार बहुत बड़ा रखना पड़ता है जो असुविधाजनक हो जाता है। अनुसूचन परिवर्तन में दिक्कत। यदि अनुसूचन में परिवर्तन या सुधार करना पड़ जाए तो बारों पट्टियों की स्थिति एवं लंबाई की समंजित करना कठिन होता है। आधुनिक प्रोजेक्टों पर पुनर्सूचन आवश्यक हो जाता है क्योंकि निर्माण में सबसे अधिक महत्व समय को दिया जाता है और उपयुक्त कठिनाई को कम करने के लिए संशोधित बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है अथवा क्रांतिक पथ विधि सीपीएम का आश्रय लिया जाता है। संशोधित बार चार्ट, माइलस्टोन बार चार्ट। सामान्य बार चार्ट में मुख्य क्रियाएं से संबंधित उप क्रियाएं अलग से नहीं दिखाई जाती। मुख्य क्रिया की बार से ही इनका अनुमान लगाना पड़ता है। यदि कोई उपक्रिया आयोजित समय के भीतर पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक है कि मुख्य क्रिया में विलंब होगा और परियोजना पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा। अतः इस कठिनाई को देखते हुए गैंट चार्ट को 1914 में संशोधित किया गया और संशोधित चार्ट को माइलस्टोन बार चार्ट कहते हैं। ये हमारा जो बार चार्ट है उसी को संशोधित किया गया है जो पहले वाला चार्ट हमने पढ़ा था। संशोधित चार्ट, माइलस्टोन बार चार्ट, मध्य समय, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कैसे कैसे बनना है, परिसीमा, लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट। संशोधित माइलस्टोन चार्ट में भी यह मुख्य दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? संशोधित माइलस्टोन चार्ट में भी यह मुख्य दोष है कि विभिन्न क्रियाओं की निर्भरता बारों से स्पष्ट नहीं होती और एक क्रिया के समय से पूर्व संपन्न हो जाने अथवा बिछड़ने से अन्य क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर यह चार्ट मौन है। अतः इस परिसीमा के कारण उपयुक्त वर्णित बार चार्ट छोटी परियोजनाओं के लिए ही अपनाए जाते हैं। लागत समय संतुलन, कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग। ठीक है, कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग क्या होती है ये हम बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ समझा। शेड्यूलिंग के बारे में हमने पूरी नॉलेज ली, सभी कुछ हम पढ़ चुके। शेड्यूलिंग, प्लानिंग भी पढ़ चुके। प्लानिंग, संशोधित बार चार्ट, माइलस्टोन बार चार्ट के बारे में भी हमने पढ़ा। अनुसूचन, परिवर्तन में दिक्कत, असुविधाजनक चार्ट, क्रांतिक क्रियाओं का गौर रह जाना। ठीक, परस्पर निर्भरता का अभाव, उपक्रियाओं का ठीक चित्रण ना करना होना, संपूर्ण प्रगति का ना दर्शाना। तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है और इस बार आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑब्जेक्टिव होने हैं, तो आप स्पेशली बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं सारी चीज़ों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, मतलब व्हाट इज़ सीपीएम। तो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। तो आपको मैंने बताया है क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट क्या है, पर्ट की फुल फॉर्म बताइए। PERT, पर्ट।
जो मैंने अभी आपको समझाया पर्ट के बारे में। गेन चार्ट क्या है ये पूछ सकता है। गेन चार्ट या बार चार्ट एक ही है। शेड्यूलिंग प्लानिंग का क्लासिफिकेशन पूछ सकता है कि प्लानिंग का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे हम प्लान करते हैं। तो चार्टों द्वारा, नेटवर्क द्वारा 4 ऑप्शंस देने होंगे, करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। निर्माण कार्यों के लिए आयोजन सुनियोजन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक। इक्विपमेंट, हमारा बार चार्ट कैसे वर्क करेगा, ये कैसे कैसे समझेगा, ये इन पर भी गतिविधियाँ हमसे पूछ सकता है। इससे पहले मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग के बारे में, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। क्या पूछ लेगा कि हम कुल श्रम दिवस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला दे रखे होंगे, कुल श्रम दिवस इज इक्वल टू मद का परिमाण इंटू प्रति इकाई श्रम दिवस। तो ये ऑप्शन सही होगा, उस पर क्लिक करेंगे। सामग्री मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या क्या है, क्या शेड्यूलिंग है, क्या प्लानिंग है। निर्माण स्थल की सफाई कितने दिनों में की जाती है कंस्ट्रक्शन में, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो 1 डे इज़ अ क्लियर आंसर। नींव की मिट्टी की खुदाई का कार्य कितने उसमें किया जाता है, 30-40, तो 30 मीटर क्यूब। चूना कंक्रीट का रेशियो क्या होता है, 1:6:12। फिर हमसे पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, निर्माण अनुसूचन, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, सामग्री अनुसूचन, मटेरियल शेड्यूल, श्रम अनुसूची, लेबर शेड्यूल, संयंत्र अनुसूची, इक्विपमेंट शेड्यूल। तो अनुसूचन कार्य में सहायक फैक्टर कौन कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये भी हमसे पूछ सकता है। एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग, क्या क्या एडवांटेज हैं, कोई मतलब अनुसूचन के एडवांटेज दे देगा, पूछ लेगा कौन सा जो एडवांटेज है वो अनुसूचन का है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। निर्भरता, निर्माणकर्मी, सामग्री का ब्यौरा, उपसर्ग व्यवस्था, धन का आवंटन, प्रगति की तुलना, ठीक। फिर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, दो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दे देगा और पूछ लेगा कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं। समय तथा साधनों का समन्वय, भुगतान की पद्धति, पेमेंट कैसे होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, प्री टेंडर, पोस्ट टेंडर होता है हमारा, प्री टेंडर होता है जो मैंने आपको पढ़ाया। जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या होती है, निर्माण क्षेत्र में भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र पर्वतीय अथवा मैदानी, शहरी अथवा जंगल भूमि, दलदली। टूल्स और प्लांट्स के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन से टूल्स में यूज़ कर कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करने होते हैं, तो बुलडोज़र हो गया, क्रेन मशीन हो गई। मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, ब्रिक्स, तो ये सारे मटेरियल्स के बारे में भी पूछ सकता है। ड्राइंग एस्टीमेट, हम ठेका लेने से पहले कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं तब हम ठेका लेते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, इसके बारे में भी पूछ सकता है। तो ठेका प्राप्ति से पूर्व आयोजन, प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग, ठेका प्राप्ति के बाद आयोजन, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग क्या होती है, टेंडर प्राप्ति के बाद आयोजन क्या होता है, टेंडर आमंत्रण से पूर्व आयोजन क्या होता है। हमारा ओनर प्लानिंग कौन है, ठीक है, ओनर प्लानिंग होती है, मालिक द्वारा आयोजन होता है। निविदा टेंडर और निविदा आमंत्रण से पूर्व और प्राप्ति के बाद। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ओनर प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग। संचार व्यवस्था, प्रोत्साहन, श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं, स्थल सुरक्षा, उपकरणों की मरम्मत, निर्माण विधि, औजार व मशीनें, यातायात के साधन, श्रमिक, निर्माण सामग्री, नक्शे तथा एस्टीमेट, बेस ऑफ प्लानिंग। तो कई सारे पॉइंट्स जो हैं हमसे एक बाय वन करके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, क्योंकि इसी थ्योरी से क्वेश्चंस बनने हैं, इसी थ्योरी से ऑब्जेक्टिव बने हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपको आपके 6 पेपर हैं, तो 6 सब्जेक्ट के पेपर आपके अलग अलग होंगे, 50-50 मार्क्स के रहेंगे।
ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।